हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि बोर्ड में रिपीट होते हैं बार बार ये क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर कोई सैम्पल पेपर गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपने भी ज़रूर देखा होगा कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर बिलोंग टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं आपको इस क्लास में बस कुछ हिंट कराने वाली हूँ, आपको एग्जैक्ट जो आंसर लिखना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी लें, पेन लें और उन हिंट्स को मेरे साथ लिखें। उसके बाद आप उनको अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लेना, और अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो सैम्पल पेपर में भी आप मार्क कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है ये भी, और यहाँ से भी मार्क्स निकालना इजी होता है आप लोगों के लिए अगर आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं, डायरेक्ट रीज़न अगर आप जानते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो देखो, कलर्ड कंपाउंड बनाने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी तो पढ़ी ही है। उसमें आप ये समझते हो कि जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है। CFT में आपको ये बताया जाता है कि भाई वैसे तो जो पांचों डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड उनको अप्रोच करता है तो वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें एक को बोला जाता है T2G और एक सेट आपका कहलाता है EG। जो T2G है इसको ग्राउंड स्टेट लेवल बोलते हैं और इसको हायर स्टेट लेवल बोलते हैं। तो क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या शो करेगा, एक्साइटेशन शो करेगा, और ये कहाँ चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाना क्या कहलाता है, एक्साइटेशन या ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करके होता है, तो जो स्पेक्ट्रम का विजिबल रेंज है लाइट का उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन हो रहा होता है। इस ट्रांजिशन की वजह से ही आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके बने हुए कंपाउंड कलर्ड रहते हैं। तो आप इसका आंसर देंगे क्या, डी ट्रांजिशन। आप ये कहेंगे कि भाई एक तो ये डी ट्रांजिशन करते हैं, और दूसरी बात ये कि इनके अंदर क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ट्रांजिशन ही नहीं होगा। तो जो मेन रीज़न है वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल्स, दे अंडरगो डी ट्रांजिशन। ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल रेंज ऑफ लाइट। तो इसको एब्जॉर्ब करके ये क्या कर लेते हैं, ट्रांजिशन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलता है। तो क्या डायरेक्ट रीजन में क्या लिखोगे, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो डी ट्रांजिशन। वो डी ट्रांजिशन अंडरगो करता है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड कंपाउंड हो जाते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई कलर डेवलप हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं। वेरिएबल का मतलब है वेराइटी ऑफ, मतलब +1 से लेके और +8 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो सभी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही दिखा रहे होते हैं, इनका रीज़न आपको बताना है। तो देखो, आप इसका रीज़न निकालेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन से। ट्रांजिशन मेटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-1D 1 to 9 इलेक्ट्रॉन और NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो डी ऑर्बिटल आप देख रहे हो, डी सबशेल जो आप देख रहे हो और एस सबशेल जो आप देख रहे हो, इनमें एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों ही शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। क्या रीज़न लिखोगे, आप लिखोगे इनकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, बिकॉज इट हैज़ लेस एनर्जी गैप बिटवीन डी एंड एस सबशेल। डी और एस सबशेल के अंदर यहाँ पे लेस एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रॉन, डी वाले इलेक्ट्रॉन भी और एस वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये आप इसका रीज़न बता सकते हो।
आगे देखिए नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। देखो इन तीनों मेटल का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आपको अगर इनका मिलता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का, कि वो सॉफ्ट हैं या फिर वो कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं या फिर उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको एक ही रीज़न इनका देना होता है कि इनका जो डी है वो फुल्ली फिल्ड है। इनका जो डी सबशेल है वो क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ही इनको नॉन ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इनको नॉन ट्रांजिशन भी कहा जाता है फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ही। तो इसीलिए आप इसका आंसर यही रखेंगे, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। इनकी कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, जिसकी वजह से मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। मेटलिक बॉन्डिंग अगर वीक हो जाएगी तो ये मेटल कैसे होंगे, सॉफ्ट मेटल होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसको तो बिल्कुल रट लेना, क्या लिखोगे यहाँ पे, फुल्ली फिल्ड डी सबशेल लिखोगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखोगे, लेस एनर्जी गैप बिटवीन डी एंड एस सबशेल, दैट्स वाई बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैंगनीज, मतलब मैंगनीज जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो जो उसका हाईएस्ट फ्लोराइड बनता है ना, जो कंपाउंड उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है वो MnF4 है, इसका मैंगनीज का। जबकि अगर आप ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे बनता है Mn2O7, Mn2O7। तो यही पूछा है कि ऐसा क्यों है। अब अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +4 आ रही है, आप इसमें निकालेंगे तो कितनी आएगी, +7। इट मीन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आई है। क्यों आई है, एक ही रीज़न है। देखो जो फ्लोराइड है ना आपका, फ्लोराइड कैसा होता है, मोनोवेलेंट एटम होता है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ही तो बॉन्ड बना सकता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मैंगनीज के साथ जो 4 फ्लोराइड जुड़े हैं वो ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हैं। ठीक है, मोनोवेलेंट ये एटम होता है और यही इस तरीके से इसने अपने 4 बॉन्ड बनाए मैंगनीज के साथ, तो टेट्राहेड्रल शेप का ये कंपाउंड बन गया। जबकि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो बाईवेलेंट है। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि वो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बना सकता है और डबल बॉन्ड बना सकता है। तो जब आप Mn2O7 के स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 मैंगनीज को एक ऑक्सीजन, ब्रीजिंग ऑक्सीजन जोड़ रहा होता है। इधर डबल बॉन्ड हो और एक ये वाला डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी क्या होता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो 3 6 और ये 7 हो गया ना, ये भी टेट्राहेड्रल स्पीसीज ही है। देखो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से आई है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है, वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। और फ्लोराइड के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है। फ्लोराइड आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जस्ट, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो सिग्मा और पाई, क्योंकि बाईवेलेंट है तो पाई बॉन्ड बनाने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आती है। समझ आई बात, क्या लिखोगे रीज़न, पाई बॉन्ड कैरेक्टर इन केस ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है जबकि फ्लोराइड के अंदर नहीं आता। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या इनके कंपाउंड होते हैं जनरली वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इवन आपने पूरा केमिस्ट्री में जब भी आप कैटलिस्ट देखते हो तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि वो सबके सब किसके होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं मोस्टली। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर क्यों है, ये क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो आप ये बताएंगे इस वाले में। जो रीज़न आपको डायरेक्ट लिखना है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है ना वो ज़्यादा होता है। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को स्टिक कराने के लिए। ठीक है, और इनकी सरफेस के ऊपर ही फिर रिएक्टेंट क्या करता है, फर्दर रिएक्शन को करता है। तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उससे क्या होगा, उससे इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनते हुए मतलब मेटल अपनी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो आपके पास यहाँ 3 रीज़न होते हैं जिनमें आपको 2 रीज़न याद करने हैं। देखो, एक तो सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और थर्ड आप क्या बताएंगे, दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर लेते हैं ये, जिसकी वजह से जो एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का इनका रीज़न है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था, अभी वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको रीज़न क्या देना होता है, एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तुम कहोगे कि लेस एनर्जी गैप है डी और एस सब शेल के अंदर, जिसकी वजह से दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट 2 इज वेरी स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कहता है वैसे तो जो कोबाल्ट 2 है, कोबाल्ट +2 एक्वस सॉल्यूशन में तो ये स्टेबल है, लेकिन अगर किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्टेक्ट में आता है तो कोबाल्ट +3 में ये कन्वर्ट क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो जब किसी लिगेंड के कांटेक्ट में ये आएगा, जैसे ही लिगेंड डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल है, वो किस में स्प्लिट हो जाती है, 2 डिफरेंट सेट में स्प्लिट हो जाती हैं। जानते हो आप इस बात को, तो T2G एंड EG। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का जब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करें एक बार, कोबाल्ट +3 क्या बनना चाहिए, एटॉमिक नंबर 27, 3 का लॉस कराएं, इसमें से क्या बनेगा 24, और 24 में ये बन रहा है 3D6। तो 3D6 देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला है उन्होंने, तो जो T2G लेवल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो जाएगा क्या, जो T2G लेवल है 3D6 में वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो यही कारण है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है इन कॉन्टैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या रीज़न बताओगे, क्योंकि T2G 6 हो जाता है, फुल्ली फिल्ड हो जाता है जो T2G लेवल है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका बेनिफिट है ऑक्सीडाइज होने में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आयन अमंगस द फॉलोइंग इज कलरलेस एंड वाई। इनमें से कलरलेस आयन आपको ढूंढना है। कलरलेस अगर आपसे पूछा जाए कलरलेस कौन होगा, तो तुम कहोगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बस वही क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो देख लो अभी पहले है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 22 है। 4 का लॉस करो, 4 का लॉस करोगे तो क्या आ जाएगा 18 पे तो नोबल गैस आर्गन है, 3D आपका 0 हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कैलकुलेट करें, क्रोमियम 24 होता है, 3 का लॉस किया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 21, तो डी में कितने होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्पीशीज कैसी होगी, कलर्ड होगी। एंड व्हाट अबाउट वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, 3 का लॉस किया, कितना बचा 20, डी में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 3D2 आ जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग तो आर्गन के पास है ना 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी अनपेयर्ड है, ये भी कलर्ड स्पीशीज है, ये दोनों तो कलर्ड हैं, लेकिन टाइटेनियम आपका कैसा है, कलरलेस है। रीज़न क्या दोगे कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कोई भी। आगे देखिए, वाई इज मैंगनीज 2 पॉजिटिव मच मोर रेजिस्टेंट देन आयरन 2 पॉजिटिव टुवर्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, Mn+2 का क्वेश्चन आपको जब भी आए इसका रीज़न यही होता है कि ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। Mn2 पॉजिटिव जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेबल होती है, तो इसीलिए भाई जब वो पहले से ही स्टेबल है तो वो क्यों अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। अगर वो पहले से ही वो Mn2 पॉजिटिव में ही स्टेबल है तो वो अपना ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा, जबकि आयरन 2 पॉजिटिव इतना स्टेबल नहीं होता, इसीलिए आयरन 2 पॉजिटिव अपना ऑक्सीडेशन करके आयरन 3 पॉजिटिव में चला जाता है, एंड नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3D5। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D5 हुई है तो ये ऑक्सीडेशन करके स्टेबल हुआ है, जबकि मैंगनीज अपना ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा, वो पहले से ही क्या है, स्टेबल है। समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज शोन इन इट्स ऑक्साइड देन फ्लोराइड। देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है,
जो ये वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था, ये वही चीज़ है। देखो इन्होंने कहा कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, वो या तो ऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आती है या फ्लोराइड के। जस्टिफाई करें स्टेटमेंट को, तो क्या जस्टिफाई करोगे भाई? ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात हुई है, बोथ आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0 होती है पोलिंग स्केल पे, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हीं के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम देखने को मिलेगी आपकी ट्रांजिशन मेटल की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर आप पास होना चाहते हैं, आपको कुछ करना है अगर, तो इस चैप्टर को जरूर करें और इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ें आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर जो होता है, अगर कॉपर की रिएक्शन तुम HCl से कराते हो तो तुम्हें पता है क्या होता है? यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपका कॉपर है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये देख लो आप, बाकी सबका नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जो कॉपर है, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। इवन अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन के बाद इसका नंबर आता है, हाइड्रोजन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यही रीज़न होगा इसका। आगे देखिए, ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है और इसके पास क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का मतलब है इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और भाई इनके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका रीज़न है। अब आप कहेंगे ट्रांजिशन मेटल ही क्यों शो कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? N-1, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे D129 और एक आप लिखेंगे NS122। तो आप देख लो ना, 1 to 9 लिखा है, 1 to 10 थोड़ी ना लिखा है। इट मीन कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, है ना। इनकी जो सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ट्रांजिशन मेटल की जो सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, तभी तो उनको ट्रांजिशन कहते हैं। तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट्स वाई दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, आंसर आप करेंगे इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विद ऑक्सीजन, बट विद फ्लोरीन इट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर आपको ही करना है, पीछे 2 बार करा चुकी हूँ मैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिपीट क्वेश्चन है ये भी। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो खुद का ऑक्सीडेशन करे, रिडक्शन किसी और का करेगा, खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, क्रोमियम 2 जो है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके क्रोमियम 3 पॉजिटिव करके, तो T2G हाफ फिल्ड हो जाता है। जैसे पीछे ये क्वेश्चन था कोबाल्ट के केस में, वहाँ पे क्या बन रहा था? कोबाल्ट वाले में T2G 6 बन रहा था, वो इसलिए स्टेबल था, और क्रोमियम वाला आपका T2G 3 बन रहा है, इट मीन ये हाफ फिल्ड स्टेबल यहाँ पे हो गया है। आगे कहता है कॉपर के सोल्ट कलर्ड हैं, जबकि जिंक 2 पॉजिटिव के जो सोल्ट हैं वो वाइट हैं। तो जिंक का मैंने बता रखा है आपको, रामबाण है आपके पास, क्या कहेंगे? 3D10, ओके, फुल्ली फिल्ड सबशेल, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दैट्स वाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई पूरी टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, आपको एक्सप्लेन करना है वाई। देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये कुछ डिफरेंट एंथैल्पीज़ का सम होता है। कौन कौन सी एंथैल्पी होती है? एक तो होती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, बल्कि सब्लिमेशन बताएं पहले, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और दूसरी कौन सी होती है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और एक होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इनमें जो ये तीनों एंथैल्पी है ना, ऊपर वाली दोनों की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक है ये केस, और नीचे वाली रिलीज होती है, तो ये कैसी हो जाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक। तो इन तीनों का सम है। अब उसने कहा ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इसका ज़्यादा होगा, है ना, ये दोनों इसके केस में ज़्यादा है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रिलीज हो रही है। तो आप इसमें रीज़न में यही लिखेंगे
कि भाई इसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर किस में आता है, पॉजिटिव आता है। आगे है कि जो मैंगनीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, वो ज़्यादा नेगेटिव है। मैंगनीज के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है। तो ज़्यादा नेगेटिव किस वजह से हो सकता है, एक ही तो चीज़ थी जो नेगेटिव वैल्यू दे रही है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आप कहेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होती है, दैट्स वाई। आगे क्या है, विच इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव। इनमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन करे तो क्रोमियम है भाई, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम जाना चाहता है किस में, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, और जो क्या बनाता है T2G3 बना देता है, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा T2G लेवल में, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खुद का ये ऑक्सीडेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका कहाँ से, फर्स्ट वाला है KMnO4 से और सेकंड है K2Cr2O7 से। रिएक्शन कंप्लीट करनी है भाई, KMnO4 का ही तो आयन है ये, KMnO4, ये KMnO4। अब इसके पोटाशियम को अलग कर दो तो K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और MnO4 नेगेटिव जो स्पीशीज़ है वो अलग हो जाएगी। तो MnO4 आपको दिखाया गया है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जानते हो सभी। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, वो भी। तो किसका ऑक्सीडेशन करने वाले हैं ये, नाइट्राइट का। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट में। NO2 को बदल दो किस में, NO3 नेगेटिव में। एंड व्हाट अबाउट MnO4, ये किस में बदलता है, ये Mn+2 में चला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन से वाटर बना दो। ठीक है, बस हो गई रिएक्शन कंप्लीट। बैलेंसिंग आती है तो कर दो, नहीं आती है तो ऐसे ही लिख दो। तो क्या किया है आपने इस रिएक्शन में, आपने NO2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करा दिया है, और जो कि किस में बदल गई है, NO3 नेगेटिव में। और भाई एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव आपका जाता है Mn+2 के अंदर, हाइड्रोजन से आपने वाटर बना दिया है। तो ये चीज़ थी। आगे देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आया है कहाँ से, K2Cr2O7 से। इसकी आयोनिक स्पीशीज है ये, पोटाशियम डाइक्रोमेट की। पोटाशियम हटा दो, इसमें से दोनों पोटाशियम हट जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव ही तो रह जाएगा। तो इसने कहा है कि एसिडिक मीडियम में उसके साथ क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन का एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्रोमियम+3 में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये K2Cr2O7 की जो ये स्पीशीज़ है ना, एसिडिक मीडियम में ये 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्रोमियम+3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये चेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आप वाटर बना देना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो बचे हैं तो वाटर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीरियम की दे दी गई और कहता है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो सीरियम 3 पॉजिटिव आयन का। 3 का लॉस कराओ, 2 S वाले चले गए, एक D वाला चला गया। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि 3 का उसने लॉस कर दिया है। अब उसके पास रह गया ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, N × N+2, √(n+2). N क्या रखोगे, N तो 1 रखेंगे, 1 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे × 1+2। ठीक है, तो कितना बन गया भाई, √3, तो 1.73 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आप इसमें ये बताते हैं कि जो लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्चुअली क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं 4F सीरीज़ में, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जब आप 4F सीरीज़ में, तो जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, स्मूथली एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। और वो किस वजह से होता जाता है, क्योंकि जो ये F सबशेल है आपकी, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इसका। पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से साइज छोटा होता चला जाता है लेफ्ट से राइट में जाते हुए। इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और देखो F ब्लॉक में से तो जो एक क्वेश्चन मतलब आपको आना ही आना है ना F ब्लॉक में से, तो वो ये क्वेश्चन है
तो बड़ा सीरियसली आप पढ़ें इसको। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग आपने बताया कि एफ जो सबशेल है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस में आप ये बोलेंगे कि एक तो जो 4D और 5D सीरीज है उनके एटम, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको जिरकोनियम और होफनियम का, कि जिरकोनियम और होफनियम का एटॉमिक रेडियाई या फिर इनका साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्यों है, तो इसका रीज़न आप यही लिखते हो, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो एलिमेंट रहते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी बात, इनकी सेपरेशन में डिफ़िकल्टी होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही। इनको सेपरेट करते हुए क्या होता है, सेपरेशन डिफ़िकल्टी फील की जाती है इनको सेपरेट करते हुए, क्योंकि इनमें क्या है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ है। बाकी एक इसका हाइड्रोक्साइड वाला भी होता है कि जो इसके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप जाओगे तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। आप एनसीईआरटी में देखना, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ये। आगे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनोइड। देखो क्या करोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें आप लिखेंगे जिनोन लिखिए नोबल गैस, आगे लिखो 4F, देन लिखो 5D एंड देन लिखो 6S। S में तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दो पहले ही। डी में या तो 0 या 1, डी को जस्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पे स्टेबिलिटी पर्पज से, तो या तो खाली रखोगे उसको या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। रही आपकी एफ की बात, यहाँ पे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन केस ऑफ लेंथेनोइड्स। आगे कहते हैं व्हाट आर दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम। सीरियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो जो आपके ये लेंथेनोइड्स है ना, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आप यही बताएंगे कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +3, बट एक्सेप्शनली सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है और इसमें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको यहाँ पे बतानी है। आगे वाई डू एक्टिनोइड शो वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वाइडर का मतलब वही है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्टिनोइड्स हैं ये भी +2 +3 +4 +5 इवन +6 +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो जब भी कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, उसका मतलब यही होता है कि उसकी जो सबशेल्स हैं उनका एनर्जी गैप कम है, लेस एनर्जी गैप बिटवीन दी सबशेल्स, तो जिसकी वजह से सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसकी वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो ये हमारे D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने वाले हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम आप अपने आप भी करें, आप इनके नोट्स बनाएं। नोट्स भी बनाने की नीड नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन के रीज़न लिखें। 1 और 2 रीज़न जो आपके दिमाग में आए हैं वो आप इनमें राइट कर दो, ठीक है, ताकि आप यहाँ से ईजिली नंबर ले सको, ईजिली स्कोर कर पाओ इस चैप्टर के ऊपर। तो यही था आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। होप दैट कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और मेरी वीडियोस में भी कि आपको हेल्प कर रही हैं। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और फीडबैक दिया करें अपनी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।